Hey guys, welcome to J Study Spot. उम्मीद है कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए फुल स्पीड मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस चैनल के ज़रिए से एचएस और माध्यमिक एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए को हेल्प प्रोवाइड किया गया। जैसे कि इस चैनल के ज़रिए से उन्हें फुल फ्लेजेड सजेशन प्रोवाइड किया गया जो कि उनके एग्ज़ाम में 100% मैच किया गया। आप लोग क्वेश्चंस पेपर और इस चैनल के ज़रिए से प्रोवाइड किए जाने वाले सजेशन से मैच करवा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, इस चैनल के ज़रिए से उन लोगों को पूरे होल सिलेबस को एनालाइज करवाया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को एनालाइज करवाया गया, चैप्टर को क्विक रिवाइज करवाया गया और ना सिर्फ इतना ही बल्कि उन लोगों के लिए मार्क्स पैटर्न और फुल फ्लेजेड सजेशंस भी इस चैनल के थ्रू से प्रोवाइड किया गया। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिखाया और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज और कमेंट कर कर दरअसल अपने मांग और अपने लिए सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स को प्रेफरेंस भी दिया कि सर इस पर आप वीडियो को बनाएं। तो ये तमाम चीज़ें अब ऑकर्ड हो चुकी हैं, तो बारी अब आप लोगों की है क्लास 12 सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि सिलेबस और मार्क्स पैटर्न में एक ड्रास्टिकल चेंज देखने को मिला है आप लोगों को इस ईयर से, यानी क्लास 11 और क्लास 12 पहले की तरह जिस तरीके से वो सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था अब उस सिस्टम में चेंज लाया गया है और अब हायर सेकेंडरी एग्जाम में सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्लास 11 में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, क्लास 12 में सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। लेकिन ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि इस रिजल्ट, इस एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंस और इस एग्ज़ाम के रिजल्ट का इम्पॉर्टेंस उतना ही है जितना पहले एग्ज़ाम में था, बल्कि और आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम्स और इस सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू से आसानी पैदा किया गया है, जिसमें आप लोगों को मार्क्स को डिवाइड कर कर एमसीक्यू एक तरफ और एक तरफ एसएक्यू और एलएक्यू के क्वेश्चंस को सेपरेट कर दिया गया है, एग्जाम्स के ड्यूरेशन और एग्जाम को भी सेपरेट कर दिया गया है। तो अब हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से ही और बहुत सारे स्पेशल चीज़ों को प्लानिंग किया है। हम लोगों ने जैसा कि इस चैनल के ज़रिए से ये प्लान किया है कि शुरू से ही आप लोगों को सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स के टाइम टू टाइम वीडियोस बनाकर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे इब्तिदा से ही दरअसल आप लोगों को पूरे चैप्टर्स को क्लैरिफाई किया जाए, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग इस पॉइंट पर, इस मुद्दे पर बहुत कामयाब होंगे, लेकिन अगर थोड़ा लेट हो जाता है बहुत मसरूफियात की वजह कर, तो आप लोगों को पेशेंस रखना होगा और पेशेंस रखकर इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा और तमाम चीज़ों के लिए अपडेट लेते रहना होगा। इसके लिए आप लोगों को दरअसल इस चैनल के थ्रू से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें आप लोगों को ऐड हो जाना होगा। इसके लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अगर मैसेज करते हो तो आप लोगों को इस चैनल के लिए और इस क्लास के लिए, पर्टिकुलरली सेमेस्टर 3 के लिए जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है उसमें आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। तो जल्द से आप लोग इस चैनल पे ऐड हो जाए ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिल पाए। आज के इस वीडियो में, आज का ये पहला वीडियो है जिसमें दरअसल हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे सेमेस्टर 3 क्लास 12 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 इंटरनेशनल रिलेशंस इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। ये पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन उससे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से कबल अपने सिलेबस की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आप लोगों के लिए सेमेस्टर 3 क्लास 12 के लिए ये काउंसिल के द्वारा से सिलेबस दिया गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर टोटल आपके 6 यूनिट्स यानी 6 चैप्टर्स दिए गए हैं।
इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक शामिल किया गया है। पहला, जैसे कि हेड पे देख रहे हो, कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड दूसरा इंडियन गवर्नमेंट एंड कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स। ये दो टॉपिक्स को शामिल कर कर आपके लिए 6 चैप्टर्स यहाँ पे तैयार किया गया है। फुल मार्क्स 40 है और यहाँ पर आप लोगों को MCQ पैटर्न देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला जो चैप्टर नंबर 1 है यानी यूनिट नंबर 1 है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन। तीसरा, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड। चौथा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। पांचवा, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। छठा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 पुराना ओल्ड सिलेबस का है, लेकिन चैप्टर 3, 4 और 5 इसमें न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करें, पूरे चैप्टर को आपके सामने समझाने की कोशिश करें, पूरे चैप्टर को आपके सामने अनफोल्ड कर दिया जाए। और इसके साथ साथ चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, कई सारे पार्ट्स में वीडियो बनाने के बाद, फिर आप लोगों के लिए उस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आंसर्स MCQ भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो अपने एग्जाम्स के लिए। इन तमाम चीज़ों को टाइम टू टाइम पाने के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोग तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए वीडियोज़ को बना पाएँ। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों का दिखता है तो हम लोग बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम लोग पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से कबल कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जानना जरूरी है। अगर हम लोगों को इस बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाती हैं तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग को चीजें आसानी के साथ समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 हुआ था। चैप्टर के नाम पे ही आपको पूरा चैप्टर का क्रक्स छुपा है। चैप्टर पे लिखा गया है इंटरनेशनल रिलेशंस इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी दूसरी आलमी जंग के बाद दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच, इस ड्यूरेशन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के ट्रेंड में बहुत ड्रास्टिकल चेंजेस हम लोग को देखने को मिली थी। तो वो चेंजेस कैसा था, किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस आए और फिर कैसा चेंज होने के बाद ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गया था, इन तमाम चीजों को इन चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन, जैसा कि आप टर्म को एनालाइज कर पा रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशन, द टर्म इंटर मीन्स अमंग, यानी और नेशंस मीन्स नेशनल मीन यहां पर आपका नेशन हो जाएगा। तो बहुत सारे नेशंस के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उन रिलेशंस को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के पीरियड को स्पेशली डेडिकेटेडली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। इसीलिए यहां पे देखो लिखा गया है इंटरनेशनल रिलेशंस मीन रिलेशंस अमंग द नेशंस, बहुत सारे नेशंस के दरमियान के जो रिलेशंस होते हैं उसे हम लोग शॉर्टली इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से जानते हैं। सवाल है कि सर ये तो क्लियर हो गया है कि इंटरनेशनल, इंटर से मुराद यहां पर आपका होता है अमंग, और नेशनल से मुराद यहां पर नेशन यानी कंट्रीज है। तो सवाल है सर इन कंट्रीज के दरमियान हम लोग को रिलेशंस तो पढ़ना है, वो भी आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 के बाद वाले पीरियड में हम लोग को इसे डेडिकेटेडली पढ़ना है। लेकिन सवाल है कि हमारे लिए सर इंटरनेशनल रिलेशंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसका जवाब साफ तरीके से इस तरह से दिया जा सकता है कि हम लोग जानते हैं हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस, बहुत सारे कंट्रीज पाए जाते हैं, जिन कंट्रीज का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस पाया जाता है। अक्सर व बेशतर किसी कंट्री के पास कुछ वसाइल पाए जाते हैं, कुछ रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो कुछ कंट्री के पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम और डीजल्स वगैरह का बहुत कमी है, जबकि दूसरी जानिब ईरान के पास डीजल्स और पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। तो इसके लिए इंडिया को क्रूड ऑयल का जब नीड होता है तो इंडिया को ईरान से ताल्लुक बनाना
बनाना पड़ता है, और जब ईरान को किसी चीज़ का नीड होता है जो इंडिया जिस पे सरप्लस वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो ईरान इंडिया के साथ रिलेशंस को एस्टैब्लिश करता है। तो इस तरीके से बिना रिलेशंस के वर्ल्ड नहीं चल सकते, इसीलिए तमाम नेशंस, तमाम कंट्रीज आपस में एक रिलेशंस को बिल्ड करते हैं, और इन्हीं रिलेशंस को मिलाकर पूरे वर्ल्ड का दरअसल आगे डेवलपमेंट होता है, और पूरे वर्ल्ड अपने आप के ज़रूरियात को, अपने नीड्स को पूरे कर पाते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, और हमेशा तमाम नेशंस के दरमियान रिलेशंस अच्छे नहीं होते, बल्कि बाज़ औक़ात रिलेशंस ख़राब भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात रिलेशंस अच्छे भी हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यूक्रेन और रसिया वाले मसले पर देखा कि किस तरीके से कंट्रीज़ के दरमियान जो रिलेशंस पहले अच्छे थे, फिर बाद में वहाँ पर रिलेशंस आपस में इन लोगों के ख़राब होते हुए हम लोग को नज़र आए। तो इनके बारे हम लोग को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चैप्टर का एक ओवरऑल थीम क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना किस चीज के बारे हैं। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें तो दूसरी आलमी जंग 1945 के बाद बहुत सारे नेशंस के दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप होने लगा, जो ट्रेंड डेवलप होने लगा, इसी ट्रेंड को हम लोग को इस चैप्टर में अनफोल्ड करने की कोशिश करना है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सवाल है कि सर यहां पे हम लोग को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पढ़ना है, तो फिर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों समझा रहे हो? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो पावर्स के बीच में हुआ था। एक पावर आपका अलाइड पावर था और दूसरा पावर आपका एक्सिस पावर था। इन दो पावर्स के बीच में आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस अलाइड पावर के साथ 4 कंट्री हैं और इस एक्सिस पावर में 3 कंट्री है। अलाइड पावर में यूएसए, यूएसएसआर जिसे हम लोग रसिया भी बोलते हैं आज, फ्रांस, इंग्लैंड या इंग्लैंड का ही नाम ब्रिटेन या यूके है, यहां पर 4 पावर है। जबकि दूसरी जानिब आपको एक्सिस पावर में 3 कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं जो कि इटली, जर्मनी और जापान है। जब दूसरी आलमी जंग इन दो सुपर पावर, इन दो पावर्स के दरमियान, अलाइड एंड एक्सिस पावर के दरमियान होता है, तो नतीजा ये होता है कि एक्सिस पावर जंग हार जाती हैं और अलाइड पावर जंग को जीत जाती हैं। इस तरीके से जब एक्सिस पावर का काम तमाम हो जाता है, खात्मा हो जाता है, तो इटली, जर्मनी और जापान मुकम्मल तौर से तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। बच जाते हैं ये 4 कंट्री, यानी यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और इंग्लैंड। अब सवाल है सर इन 4 कंट्रीज में आगे क्या होना है? जैसा कि आप आगे भी देख पा रहे हो, फ्रांस एंड इंग्लैंड डिस्ट्रॉयज ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ द वॉर। चूंकि फ्रांस और इंग्लैंड के सरजमीन पर ही ये दूसरी आलमी जंग का एक बेशतर हिस्सा वाक़ा हुआ था, जिसकी वजह कर ये दो कंट्री जीतने के बावजूद भी मुकम्मल तौर से तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब फ्रांस और इंग्लैंड मुकम्मल तौर से तबाह व बर्बाद हो चुकी थी, तो आपके सामने अब ये 2 कंट्री का भी नाम खत्म हो जाता है, क्योंकि मुकम्मल तौर से बर्बाद हो चुकी थी। अब बच जाता है 2 कंट्री, एक है यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। अब जो होना है इन 2 कंट्रीज के बीच ही होना है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे के स्लाइड में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, नाउ यूएसए एंड यूएसएसआर लेफ्ट टू डोमिनेट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बट दे हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और अहम बात यह है कि ये 2 कंट्रीज तो अब बच जाती हैं, लेकिन इन 2 कंट्रीज में अब पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना होता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड इससे पहले पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब चूंकि ये दोनों कंट्री मुकम्मल तौर से डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं, तो अब पूरे दुनिया में यही 2 कंट्रीज हम लोग को दिखता है। ऐसे सूरत हाल में ये यूएसए और यूएसएसआर 2 सुपर पावर बनकर उभर कर सामने आते हैं, लेकिन इन दोनों कंट्रीज में आपस में बहुत बड़ी इख्तलाफ हम लोग को देखने को मिलती हैं, और वो इख्तलाफ होती हैं, वो इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होती है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। क्यों सर? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यूएसए जहां एक तरफ कैपिटलिस्ट माइंडसेट का था, जबकि दूसरी जानिब यूएसएसआर जिसे हम लोग रसिया बोल रहे हैं, वो कम्युनिस्ट माइंडसेट का था। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट 2 अलग अलग आइडियोलॉजीज है, दोनों का अलग अलग नजरिया है। इस बुनियाद पर दोनों के बीच दरअसल एक झड़प हो जाता है, एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट डायरेक्टली वॉर की शक्ल इख्तियार नहीं करता। ये दरअसल एक वॉर ऑफ वर्ड्स के फॉर्मेट में, जबान से बोल चाल के जबान में दरअसल वॉर चलता है। इसी वॉर को हम लोग तारीख में
कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यानी किस तरीके से आप देख रहे हो ना, किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दूसरी आलमी जंग के खात्मे के बाद एक्सिस पावर का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाता है, अलाइड पावर में भी इंग्लैंड और फ्रांस का खात्मा हो जाता है। और किस तरीके से इन दो पावर के खात्मा होने के बाद, चूंकि यही दो पावर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही थी और अब चूंकि ये दोनों पावर मुकम्मल तौर से बर्बाद हो चुकी हैं, तो दूसरा पावर अब सामने उभर कर आता है। वो दो पावर होता है, एक तरफ यूएसए होता है तो दूसरी जानिब यूएसएसआर होता है। लेकिन इन दोनों में एक खास बात हमें यह देखने को मिली कि इन दोनों में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। यूएसएसआर फॉलो करता है कम्युनिज्म को, जबकि दूसरी जानिब यूएसए फॉलो करता है कैपिटलिज्म को। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या है, ये दोनों एक अलग अलग आइडियोलॉजी है जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस यानी कि इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर इन दोनों का आइडियोलॉजी था। इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो कैपिटलिस्ट एक ऐसा नजरिया था जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को रखने की इजाजत देता है या देता था, यानी ये अलाउ करता था कि एवरी इंडिविजुअल हैव अ राइट टू कीप द प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म इस चीज को अलाउ नहीं करता था और इसका मानना था कि किसी भी इंडिविजुअल को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं है, बल्कि तमाम प्रॉपर्टीज पर हुकूमत का कब्जा होना चाहिए, हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो उन तमाम प्रॉपर्टीज को तमाम सिटीजन्स के बीच में इक्वली डिवाइड करे। ये मानना था कम्युनिज्म का, जबकि इसका उल्टा मानना था कैपिटलिज्म का। तो उम्मीद करते हैं कि शॉर्टली आप लोगों को कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का मतलब समझ में आया। अब चूंकि इन दोनों पावर्स में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था और ये दोनों कभी भी आपस में कोऑर्डिनेट करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह कर पूरे दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक तरफ जहां पर लीड कर रहा था यूएसए अपने बहुत सारे मातहती कंट्री को लेकर, दूसरी जानिब दरअसल यूएसएसआर था जिसने भी बहुत सारे वर्ल्ड के छोटे छोटे कंट्रीज को अपने मातहती में ले लिया था। इस तरीके से दो कंट्रीज के अलग अलग होने की वजह कर एक तरफ आपका यूएसए देखने को मिल रहा था तो दूसरी जानिब यूएसएसआर देखने को मिल रहा था। इस तरीके से पूरा दुनिया जो है वो दो पोल में बंट चुका था। बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज इसके मातहत आ चुके थे और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री यूएसएसआर के मातहत आ चुके थे। इस तरीके से पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। तारीख में हम लोग इसी डिवीजन को बाइपोलैरिटी के नाम से जानते हैं। बाइपोलैरिटी मींस टू हिस्सों में किसी चीज का बट जाना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बाई मींस टू होता है, पोल का मतलब होता है पोल, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये मुकम्मल तौर से पूरा दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था, बट चुका था, डिवाइड हो चुका था। इसे ही हम लोग दरअसल बाइपोलैरिटी के नाम से जानते हैं। बाइपोलैरिटी के बाद ही दरअसल ये कंसीव होता है वर्ल्ड कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर क्या था इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के जरिए आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ स्लाइड के मदद से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन मुकम्मल तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी तरह का आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो और इसी तरीके से तमाम चीज़ों के सब्जेक्ट्स के वीडियोस को अनफोल्ड कर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो। अगर आप लोगों का इस चैनल पे पॉजिटिव रिस्पांस दिखता है तो बहुत तेज़ी के साथ हम लोग दीगर सब्जेक्ट्स एंड दीगर चैप्टर्स के भी वीडियोज़ को लेकर आएंगे और टाइम टू टाइम आप लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल से जुड़कर रहना है और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना नहीं भूलना है, ताकि तमाम अपडेट्स, क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और नोट्स, तमाम चीज़ें आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड किया जा सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करता है आपके रिएक्शंस पर। जिस तरीके से आपका रिएक्शन होगा इस वीडियो पर, उसी तरीके से हम लोग बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस को भी अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर